हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। तो दोस्तों, मैं आपके लिए आज फिर से दोबारा से बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैंने कंप्यूटर के सीपीसीटी का पेपर को सॉल्यूशन करवाया है। तो आज मैं बात करूंगा आपको 8 अगस्त के पेपर के थर्ड शिफ्ट के पेपर की। तो दोस्तों, अगस्त माह में जितने भी सीपीसीटी के पेपर हुए हैं सारे पेपर का सॉल्यूशन मैंने करवा दिया है। अब मैं आज आपको 8 अगस्त के थर्ड शिफ्ट के पेपर का सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मेरे प्रीवियस वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और एडवांटेज को ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं अब जो है अगस्त माह के पूरे सीपीसीटी के पेपर कंप्लीट करने के बाद जितने भी आपने कोरोना काल के पहले सीपीसीटी के पेपर दिए थे सारे पेपरों का सॉल्यूशन आपको सीरियल वाइज देने वाला हूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे पूरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर कोई टॉपिक से रिलेटेड आपको थ्योरेटिकल वीडियो पढ़ना हो तो उसके लिए भी कमेंट करें। तो मैं था आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। स्टार्ट करता हूं आज की अपनी स्टडी। लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों, आज हम 8 अगस्त को हुए शिफ्ट थर्ड के पेपर पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक ही मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद वाले क्वेश्चन मैं आपको अगले शिफ्ट में बताऊंगा, अगले पार्ट में। तो दोस्तों, बात करेंगे हम पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन जो है वो विंडोज के ऊपर आधारित है। तो देखते हैं विंडोज के ऊपर आधारित क्या क्वेश्चन पूछा गया है आपको। पहला क्वेश्चन है आपको, खालिस्तान में स्टोर करके फाइल को व्यवस्थित रखा जाता है। खालिस्तान में स्टोर करके फाइल को व्यवस्थित रखा जाता है। फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टोरिंग देम इन ब्लैंक टेबल। फाइलों को काय में, फाइलों को किस में स्टोर करके व्यवस्थित रखा जाता है? टेबल्स में, डेटाबेस में, फोल्डर्स में या ग्राफ्स में। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, टेबल का मतलब ही होता है कि डेटा को जब हम रो और कॉलम के रूप में व्यवस्थित करते हैं तो उसे टेबल कहते हैं। जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या बना हुआ है, ये आपको दिख रही है टेबल। ये होता है टेबल। टेबल जो होता है ये ऐसे कॉलम और ये रो से मिलकर बना होता है, इसे टेबल कहते हैं। तो इसमें हम फाइलों को रखते हैं क्या? नहीं रखते हैं। डेटाबेस का मतलब होता है दोस्तों द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, द ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा इज नोन एज डेटाबेस। यानी कि अलग अलग प्रकार के डेटा यानी जानकारियों के व्यवस्थित समूह को डेटाबेस कहा जाता है। डेटाबेस जो होता है, जैसे कि आप अटेंडेंस रजिस्टर की बात करते हैं किसी स्कूल में, वो डेटाबेस होता है जिसमें आप किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम निकालकर उसके आप मासिक अटेंडेंस को निकाल सकते हैं, उसकी एवरेज परसेंटेज अटेंडेंस को निकाल सकते हैं। फोल्डर की मैं बात करूं दोस्तों, तो फोल्डर जो होता है ये विंडोज में पाया जाने वाला एक प्रकार का ऐसा टूल होता है जिसमें हम मल्टीपल फाइलों को रख सकते हैं। तो फोल्डर एक ऐसा टूल होता है जिसमें हम समान प्रकार की फाइलों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। यानी कि जैसे अगर हमने फोल्डर बनाए माई कॉलेज डेज, तो ये फोल्डर जो रहेगा दोस्तों, इसमें हम अपने कॉलेज डे के पिक्स को रख सकते हैं, वीडियोस को रख सकते हैं और जो भी हम अदर फाइल्स है वो अपने कॉलेज लाइफ की फाइलों को उसमें व्यवस्थित करके रख सकते हैं। तो एक फोल्डर जो होता है वो समान प्रकार की फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये जो होता है विंडोज़ का टूल होता है। तो फोल्डर में हम फाइलों को स्टोर करके व्यवस्थित रख सकते हैं, यही इसका आंसर होगा। और लास्ट में है दोस्तों ग्राफ का मतलब ही होता है कि द कलेक्शन ऑफ वर्टिसाइजेज एंड एड्स इज नॉन एज ग्राफ जो होता है दोस्तों, ग्राफ के बारे में आपको पता होगा। आप लोगों ने अगर प्रोग्रामिंग सी में ट्री पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा आपने कि ऐसे पेरेंट नोड होता है, चाइल्ड नोड होते हैं, फिर उसके सिबलिंग होते हैं। तो वैसे ही एक और डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ग्राफ कहते हैं। ग्राफ क्या होता है? वर्टिसाइज एंड एज का कलेक्शन होता है। तो ग्राफ जो होता है उसमें इस तरह से ग्राफ होता है, आप उसे देख सकते हैं। तो ये ग्राफ होता है दोस्तों। हाँ, ठीक है। तो ग्राफ जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? ये वर्टिसाइज होती है, ये वर्टिसाइज ये होते हैं और ये एज होती है। यानी कि दो बिंदुओं को जोड़कर इस तरह से अलग अलग डिजाइन से जो है ग्राफ बनाया जा सकता है। तो फाइलों को हम ऑर्गेनाइज करते हैं फोल्डर में। आंसर क्या होगा? फोल्डर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान में स्टोर करके फाइलों को व्यवस्थित रखा जाता है, तो फोल्डर में व्यवस्थित करके रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। तो एक पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करने वाले टूल को क्या कहते हैं? इंटरप्रेटर, सिमुलेटर, कंपाइलर और कमांडर।
तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कंप्यूटर में 3 प्रकार के ट्रांसलेटर प्रोग्राम होते हैं। 3 प्रकार के ट्रांसलेटर प्रोग्राम होते हैं। पहला होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर जो होता है यह एक ऐसा ट्रांसलेटर प्रोग्राम होता है जो एक बार में सिर्फ और सिर्फ एक लाइन को क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को एक लाइन को मशीन कोड में बदलता है, यानी कि 0-1 में बदलता है। तो एक लाइन हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन कोड में बदलने वाले सॉफ्टवेयर या टूल को इंटरप्रेटर कहा जाता है। सिम्युलेटर जो होता है दोस्तों, यह एक प्रकार का आधुनिक कंप्यूटर होता है जो छोटे आकार के होते हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट पर वर्क करते हैं और इनका आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें हम हाथों पर भी पहन सकते हैं। तो आप लोगों ने जेम्स बॉन्ड की हॉलीवुड की मूवी देखा होगा, वो बहुत सारे सिम्युलेटर का यूज़ करता है। इसके अलावा आपने आयरन मैन टोनी स्टार्क की देखा होगा, जो लैब में कई प्रकार के सिम्युलेटर्स का यूज़ करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कंपाइलर की। तो कंपाइलर जो होता है दोस्तों, कंपाइलर के बारे में मैं आपको बता दूं कि कंपाइलर जो होता है, कंपाइलर का मतलब होता है ऐसा ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को एक ही बार में काय में बदल देता है, मशीन कोड में बदल देता है। HLL को MC में बदल देता है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड में बदल देता है। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर जो होते हैं दोस्तों, वो दोनों ही ट्रांसलेटर प्रोग्राम होते हैं। इंटरप्रेटर जो होता है वो एक लाइन को बदलता है, लेकिन जो कंपाइलर होता है वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ बदल देता है। यानी इंटरप्रेटर जो है वो एक मान लो बच्चा है जो एक बिस्किट खाता है, और कंपाइलर जो है वो पूरा का पूरा पैकेट ही खा जाता है, पूरा पैकेट की बिस्किट एक ही बार में खा जाता है। यानी इंटरप्रेटर जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को एक लाइन मशीन कोड में बदलता है, और कंपाइलर जो है वो पूरे मशीन कोड को एक ही बार में, पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में मशीन कोड में बदल देता है। तो क्वेश्चन में यही पूछा है दोस्तों कि पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करने वाले टूल को क्या कहा जाता है, कंपाइलर कहा जाता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बी के 5th सेम में मुझे एक सब्जेक्ट था जिसका नाम था टॉक थ्योरी ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कि हम पूरा कंपाइलर, इंटरप्रेटर और इसी तरह के ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करूंगा कमांडर की। कमांडर का मतलब होता है निर्देशक, निर्देश देने वाला। तो ऐसा कोई टूल नहीं होता है जो पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदले, जिसका नाम कमांडर होता है। ऐसे टूल का नाम सिर्फ कंपाइलर होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर होगा कंपाइलर। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर मेमोरी सबसे तेज होती है, रोम, रैम, कैश और हार्ड डिस्क। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि कंप्यूटर में सर्वाधिक तीव्र गति से काम करने वाली मेमोरी होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी जो होती है दोस्तों, इसका प्रयोग 3rd जनरेशन से प्रारंभ किया गया था। कैश मेमोरी जो होती है, इसके बारे में आपको जानकारी बता दूं कि कंप्यूटर के CPU और कंप्यूटर की मेमोरी रैम, इन दोनों की जो गति होती है, क्या होती है, इनके बीच में जो मेमोरी लगाई जाती है उसे कहा जाता है कैश मेमोरी। तो कंप्यूटर की जो CPU की गति होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन रैम की गति जो होती है वो क्या होती है, सीमित होती है, लिमिटेड होती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमारे कंप्यूटर के CPU के द्वारा बहुत अधिक कार्य रैम को करने के लिए दिया जाता है, तो रैम जो है वो अपनी क्षमता के अनुसार ही उस कार्य को परफॉर्म करती है। ऐसी स्थिति में हमें कंप्यूटर की क्षमता को बढ़ाना होता है, परफॉर्मेंस को बढ़ाना होता है, तो हम कंप्यूटर में एक एक्स्ट्रा मेमोरी का यूज़ करते हैं जिसे हम कैश मेमोरी कहते हैं। कैश मेमोरी के लगाने से कंप्यूटर की गति कई गुना बढ़ जाती है और कंप्यूटर तीव्रता से कार्य करता है, क्योंकि कैश मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसमें हम ऐसे डेटा को रखते हैं जिसका उपयोग बार बार किया जाना है और उससे कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। तो कैश मेमोरी के रूप में स्टैटिक रैम का यूज़ किया जाता है। स्टैटिक रैम का एक प्रकार होती है जिसमें हम फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, स्टैटिक रैम जो होती है इसमें हम फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे हम। तो कैश मेमोरी जो होती है सबसे तेज होती है यहाँ पर, उसके बाद में रैम होती है, उसके बाद में रोम होती है और सबसे धीमी होती है हार्ड डिस्क। ठीक है दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो हमेशा तेज होती है और सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो धीमी होती है। उसका कारण ये होता है क्योंकि प्राइमरी मेमोरी का आकार छोटा होता है और सेकेंडरी मेमोरी का आकार बड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, नवीनतम प्रौद्योगिकी संदर्भ के अनुसार हार्ड डिस्क की भंडारण क्षमता को किसमें मापा जाता है, बाइट्स, टेराबाइट, बिट्स और निबल। तो दोस्तों टेराबाइट का मतलब होता है TB। 1 टेराबाइट में होते हैं 1024 GB। तो ये सबसे बड़ी इकाई है। तो हार्ड डिस्क की क्षमता को
टेराबाइट में मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करूंगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर के माध्यम से एक छवि की आउटपुट को अक्सर खालिस्तान कहा जाता है। सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, लार्ज कॉपी, स्मॉल कॉपी। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर का आविष्कार ग्रे स्टार्क वेदर ने किया था। प्रिंटर जो होता है जिससे जो आउटपुट निकलता है उसे हम हार्ड कॉपी आउटपुट के नाम से जानते हैं। प्रिंटर को हमेशा पैरेलल पोर्ट में लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्न में से कौन सी बटन को टॉगल बटन के रूप में जाना जाता है? नम, लॉक, डिलीट, आल्ट और कंट्रोल। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ऐसी बटन जो एक बार दबाने पर ऑन होती है और दूसरे बार दबाने पर ऑफ होती है, यानी कि एक बार दबाने पर एक्टिव, दोबारा दबाने पर डीएक्टिव, ऐसी बटन को टॉगल बटन कहा जाता है। तो टॉगल बटन जो होती है कंप्यूटर में 3 होती है, एक नम लॉक, एक कैप्स लॉक और एक होती है विंडो बटन। विंडो बटन के बारे में आपको पता होगा, जिसको एक बार दबाने पर स्टार्ट मेनू आता है, दोबारा दबाने पर स्टार्ट मेनू हट जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड जो है दोस्तों, ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। इसमें हम जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं। एमएस एक्सेल जो होता है ये डेटाबेस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर होता है। एमएस एक्सेल जो होता है, एमएस एक्सेल को दोस्तों हम एक प्रकार का डेटा मैनिपुलेट सॉफ्टवेयर कहा जाता है, क्योंकि ये डेटा को व्यवस्थित करके रखता है। और एमएस पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो एमएस एक्सेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम जो है अपनी डिजिटल लाइब्रेरी या डिजिटल डायरी को मेंटेन कर सकते हैं, बहुत सारे कॉन्टैक्ट और उनके मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ को मैनेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, खालिस्तान डेटा टाइप का उपयोग केवल संख्याओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है। डेटा प्रकार का मतलब ही होता है दोस्तों डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब होता है कि समान प्रकार के जानकारियों के समूह को डेटा टाइप कहा जाता है, जैसे कि मेमो, टेस्ट, नंबर और दिनांक और समय। तो संख्याओं को स्टोर करने के लिए हम नंबर डेटा टाइप का उपयोग करते हैं। डेटा टाइप के बारे में अगर आपको अधिक पढ़ना है तो आप जो है मेरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले वीडियो को देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। द्वितीय मेमोरी में से सीपीयू सूचना को कैसे पढ़ता है? द्वितीय मेमोरी में से सीपीयू सूचना को कैसे पढ़ता है? तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सेकेंडरी मेमोरी से जो सूचना है उसको सीपीयू कैसे पढ़ता है। पहले सूचना को मेन मेमोरी में स्थानांतरित किया जाता है और उसके बाद वो उससे सीपीयू पढ़ता है। यानी कि हार्ड डिस्क में अगर आपके पास कोई जानकारी रखी है तो उसे पहले रैम में लाया जाता है, तब उसे सीपीयू एक्सेस करता है। तो यही इसका आंसर है दोस्तों। सीधे द्वितीयक मेमोरी से नहीं पढ़ सकता है, रजिस्टर के द्वारा भी नहीं पढ़ता है और बस के द्वारा भी नहीं पढ़ता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बस क्या होता है। बस कंप्यूटर में बस जो होती है वो कंप्यूटर में मदरबोर्ड पर जो तारों का समूह होता है उसे बस कहा जाता है, जिससे क्या होता है डेटा को सिग्नल के इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से कंप्यूटर के मदरबोर्ड के एक सर्किट से दूसरे सर्किट पर भेजा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 की। तो ईपीरोम का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों ये बहुत ईजी है, इसका फुल फॉर्म बस याद रखना है आपको। ईपीरोम एक रोम का प्रकार होता है। रोम जो होती है ये एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी होती है जो रोम का प्रकार होती है। और ईपीरोम का पूरा नाम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इसमें डेटा को इरेज भी किया जा सकता है और डेटा को राइट भी किया जा सकता है। इसमें डेटा को रीड और राइट करने के लिए अल्ट्रावायलेट रे का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 जो है दोस्तों ध्यान से देखिएगा। सीपीसीटी अब बहुत ही कठिन हो चुकी है, हल्के में ना ले, पूरे वीडियो देखें, बिल्कुल भी एस्केप ना करें। तो बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्वचालित टेलर मशीनों या सार्वजनिक सूचना बूथों में किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ लेते हैं हम लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, यानी एटीएम में। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन को घुमा दिया है। एटीएम में आपको जो है जानकारी के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? टच स्क्रीन, कलम पेन, माइक्रोफोन और स्टाइलस। तो दोस्तों वहाँ पे टच स्क्रीन होती है, आपने देखा होगा। आप टच करते जाते हैं और आपका जो है पासवर्ड इंटर होते जाता है और आपके पैसे निकल जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर में न्यूनतम कितने कार्टेज होते हैं? तो इंकजेट प्रिंटर में न्यूनतम 2 कार्टेज होते हैं दोस्तों। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। इसके अलावा इंकजेट प्रिंटर जो होता है सबसे अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग करता है। ठीक है दोस्तों, इंकजेट प्रिंटर में जो है प्रिंट को स्याही को झोंकने के लिए या स्याही के फव्वारे के लिए क्या लगे होते हैं? नोजल लगे होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? फव्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14, लाइनेक्स। लाइनेक्स में छिपी हुई फाइलों
सहित सभी फाइलों को सूचीबद्ध करने के लिए इस कमांड के साथ किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। दोस्तों मैं आपको लाइनेक्स के बारे में बता दूं, लाइनेक्स जो है ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंटरनेट पर इसका सोर्स कोड फ्री में अवेलेबल है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज या विकास 1991 में लिनस टोरवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? लिनस टोरवाल्ड ने किया था, और इसका पहला वर्जन था रेड हॉट। ये एक फ्री वर्जन है, इसे इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है, इसे चेंज भी किया जा सकता है। तो इसमें इस कमांड के साथ में -a कमांड का उपयोग किया जाता है, जो छिपी हुई फाइलों सहित सभी फाइलों को सूचीबद्ध करने में उपयोग किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प MS एक्सेस में विंडो को 2 फलकों में विभाजित करता है, यानी विंडो को 2 भागों में स्प्लिट कर देता है या डिवाइड कर देता है। तो विंडो को 2 भागों में डिवाइड करने के लिए MS एक्सेस के डिजाइन व्यू वाले टैब में जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? डिजाइन व्यू वाले टैब में, यानी मेनू बार के डिजाइन ऑप्शन में जाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओपन ऑफिस कैल्क में फंक्शन इज इवन 2.1 का क्या आउटपुट होगा? तो इसका आउटपुट ट्रू होगा दोस्तों। कैसे ट्रू होगा? देखो यहाँ पूछा है इज इवन, तो 2 इवन है क्या? सम है क्या 2? यस, सम है, इसलिए इसका आउटपुट क्या होगा? ट्रू होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ गए हैं हम। पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसके द्वारा पेश किया गया था? तो पहला जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था दोस्तों, उसे सेंट्रोनिक्स नामक कंपनी के द्वारा पेश किया गया था। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो सेंट्रोनिक्स द्वारा पेश किया गया था। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है दोस्तों, कोडेक एक डिवाइस या सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डिजिटल मीडिया फाइल जैसे वीडियो या गीत को खालिस्तान अथवा खालिस्तान करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोडेक का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। कोडेक जो होता है एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग जो है किसी भी मीडिया फाइल, वीडियो या सॉन्ग को कंप्रेस और डीकंप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे हम लोग जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, ये कई बार क्या हो जाते हैं 500 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB के भी बनते हैं। तो हम लोग उसे क्या करते हैं, किसी सॉफ्टवेयर में कंप्रेस करते हैं और उसके बाद उसे अपलोड करते हैं, जिससे हमें कम डेटा लगता है और हमारा काम भी ईजिली हो जाता है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर जो होते हैं उन्हें, उसमें कोडेक बहुत जाना माना डिवाइस या सॉफ्टवेयर है जिससे हम फाइलों को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, ठीक है, और उसे डीकंप्रेस भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है, ध्यान से देखिएगा। सर्वर से क्लाइंट अनुरोध के मामले में क्लाइंट और सर्वर के बीच मध्यस्थ के रूप में कौन कार्य करता है? तो थोड़ा इस इंग्लिश में पढ़ लेते हैं दोस्तों, नेटवर्किंग मुझे इंग्लिश में बहुत अच्छे से बनती है। Which of the following acts as an intermediary between client and server in case क्लाइंट रिक्वेस्ट फ्रॉम द सर्वर? तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो होती है ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पर वर्क करती है। MPPSC CPCT में कई बार पूछा जाता है कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो वो क्लाइंट सर्वर कॉन्सेप्ट या क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करती है। यानी कि एक कंप्यूटर होता है जो बहुत अधिक क्षमता का होता है, जिससे बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। इससे जुड़े प्रत्येक छोटे छोटे कंप्यूटरों को क्लाइंट कहा जाता है। तो क्लाइंट का मतलब ही होता है दोस्तों कि क्लाइंट का मतलब होता है ग्राहक, और सर्वर का मतलब ही होता है सेवा देने वाला। तो ये जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं, जो इंटरनेट में हजारों लाखों करोड़ों कंप्यूटर होते हैं जो सर्वर से जुड़े होते हैं, प्रत्येक क्लाइंट कंप्यूटर के द्वारा जो रिक्वेस्ट भेजी जाती है वो सर्वर को भेजी जाती है, और सर्वर से जो फाइलों को मांगा जाता है वो फाइलों को भेजा जाता है। यानी कि सर्वर जो है वो डिजायर्ड फाइल को ट्रांसमिट करता है क्लाइंट की ओर। तो इसी के ऊपर में क्वेश्चन है दोस्तों कि क्लाइंट और सर्वर के बीच मध्यस्थ का कार्य कौन करता है? तो स्विच करता है, राउटर करता है, फायरवॉल करता है, या प्रॉक्सी सर्वर करता है? तो प्रॉक्सी का मतलब ही होता है दोस्तों आभासी सर्वर। तो आभासी सर्वर जो होता है वो जो है मध्यस्थ का कार्य करता है, और प्रॉक्सी सर्वर के रूप में जो है हम गेटवे का यूज करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? गेटवे का। प्रॉक्सी सर्वर के रूप में गेटवे का यूज करते हैं, जिसे हम फायरवॉल भी कहते हैं। आगे प्रॉक्सी सर्वर के रूप में गेटवे का यूज करते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे हम स्विच की। तो स्विच जो होता है दोस्तों एक प्रकार का नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो भेजे जा रहे डेटा को, इंटरनेट नेटवर्क में भेजे जा रहे डेटा को किसी एक पाथ को चुनने में मदद करता है। ये दोनों रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। राउटर जो होता है दोस्तों, राउटर जो होता है 2 अलग अलग प्रकार के नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है, और फायरवॉल जो होता है ये 2 अलग अलग प्रकार के नेटवर्कों को जोड़ता है और उसके बीच में डेटा पैकेट को फिल्टर करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 की। तो यदि आप 3 पृष्ठ
के दस्तावेज की 2 प्रतियां मुद्रित करते हैं तो उन्हें कोलेट करने के लिए कौन सा विकल्प नहीं चुनते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पूर्व पृष्ठ निम्नांकित क्रम में मुद्रित होंगे। पहला पृष्ठ होगा, फिर दूसरा होगा, फिर पहला होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, पहला पृष्ठ 2 बार प्रिंट होगा, फिर दूसरा पृष्ठ 2 बार प्रिंट होगा, फिर तीसरा पृष्ठ 2 बार प्रिंट होगा। यानी कि अगर आप 3 पन्नों को कोलेट विकल्प को नहीं चुनकर अगर प्रिंट करते हैं तो प्रत्येक पन्ना जो है वो 2 बार प्रिंट होता है। अगर आप कोलेट विकल्प को चुनकर बिना चुने अगर किसी पेपर को प्रिंट करते हैं तो प्रत्येक पृष्ठ जो है वो 2 बार प्रिंट होता है। यही कोलेट विकल्प को नहीं चुनने के परिणाम होते हैं। इस फैक्ट को आपको समझ के रट लेना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 की। तो सीपीसीटी को हल्के में नहीं लेना। जितनी ज़्यादा आप ओल्ड पेपर की प्रैक्टिस करेंगे उतने इजीली आपका पेपर निकलेगा। और अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आता है तो मेरा नाम सर्च मारिए, मेरी कंप्यूटर की प्लेलिस्ट ऑलरेडी यूट्यूब पर डली हुई है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? MS DOS ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम है। Windows 7 also a operating system and Linux is also a operating system, बट ओपेरा जो है दोस्तों ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ओपेरा जो होता है ये क्या होता है, एक प्रकार का ब्राउजर होता है। ब्राउजर का मतलब होता है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो कंप्यूटर पर विभिन्न प्रकार के इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ओपेरा जो होता है दोस्तों यह एक प्रकार का मोबाइल ब्राउजर होता है या टेबलेट ब्राउजर होता है जिसका उपयोग मोबाइल फ़ोन और वेब टेबलेट्स में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 21 की। तो कंप्यूटर बूटिंग के संदर्भ में बायोस का क्या अर्थ होता है? दोस्तों बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन है। बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो एब्रीवेशन का वीडियो मेरा यूट्यूब पर डला हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों बायोस का मतलब ये होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस जो होता है एक प्रकार का फर्मवेयर होता है जिसे कंप्यूटर के निर्माण के समय ही कंप्यूटर की मेमोरी में डाल दिया जाता है। यह कंप्यूटर की मेमोरी रोम में स्टोर होता है जिसे बदला नहीं जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, असेंबलर सोर्स कोड को सहेजने के लिए किस फाइल फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है? तो .asm फाइल फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है। इसे भी रट लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें कुछ नहीं रखा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकृत पहुंच आमतौर पर अपने उपयोगकर्ता नाम, यूजर नेम और खालिस्तान डालने पर मिलती है। तो दोस्तों अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर में लॉगिन करना है तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना पड़ता है, ना कि मेक पता, IP पता और सिस्टम नाम डालना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको लॉगिन करना है तो यूजर नेम और पासवर्ड जरूरी होते हैं। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 24 की। तो बहुत सारी कई वेबसाइटें अपनी सुरक्षा और पहचान को परिभाषित करने के लिए खालिस्तान का प्रयोग करती है। कोड, डिजिटल सर्टिफिकेट, प्रोग्राम और प्रोटोकॉल। तो दोस्तों कोई भी वेबसाइट जो होती है वो अपनी सुरक्षा और पहचान को परिभाषित करने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र का प्रयोग करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। तो ए लेजर प्रिंटर जनरेट्स ए लोकली ब्लैक पेज दैट व्हाट इज द काउस। इसका मतलब यह है दोस्तों कि लेजर प्रिंटर में निम्न में से कौन सी समस्या के कारण एक काला पृष्ठ प्रिंट किया जाता है? तो प्राथमिक कोरोना के लिए कोई पावर नहीं, इमेजिंग लेजर खराब होना, कोरोना स्थानांतरित करने के लिए कोई पावर नहीं, टोनर कार्टेज में कोई स्तर नहीं। तो दोस्तों जब आपका जो है प्राथमिक कोरोना जो है के लिए, जब आपका नो पावर टू प्राइमरी कोरोना, यानी कि आपके कोरोना के लिए जो है नो पावर सप्लाई होती है, तो ऐसी स्थिति में आपका जो पन्ना है वो काला प्रिंट होता है। तो इसे आप देख सकते हैं मेरे प्रिंटर वाले वीडियो में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर लास्ट है दोस्तों 26। तो एक हाइब्रिड टोपोलॉजी में विभिन्न नेटवर्क टोपोलॉजी का संयोजन होता है। अनंत, केवल 5, केवल 2, 2 से अधिक। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं टोपोलॉजी के बारे में। द जियोग्राफिकल अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस in a network the geographical arrangement of various types of devices is known as a topology, and there are 5 types of topology. Firstly, bus topology, it is also known as a linear topology, and second is ring topology. Ring topology is a like shape like a ring, and its
only capable to transmit data in a one direction. And third type of topology is tree topology. Tree topology is also known as a hierarchical topology. And fourth type of topology is a star topology. In star topology, a main computer which is known as a server computer and the connected of various computer known as a client computers. यानी कि स्टार टोपोलॉजी में एक मेन कंप्यूटर होता है जिससे जो विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर जुड़े होते हैं उन्हें हम क्लाइंट कंप्यूटर या नोड कहते हैं। और लास्ट टोपोलॉजी होती है दोस्तों मेश टोपोलॉजी। एंड ए मेश टोपोलॉजी इज आल्सो नोन एज ए कंप्लीटली कनेक्टेड टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी जो होती है इसमें सबसे ज़्यादा केबल लगती है, रिंग टोपोलॉजी में सबसे कम केबल लगती है और बस टोपोलॉजी में डेटा ट्रांसफर की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। और दोस्तों टोपोलॉजी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, हर सीपीसीटी के पेपर में इसका क्वेश्चन आता है, तो आप मेरा नेटवर्क वाला वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों टोपोलॉजी के ऊपर में क्वेश्चन आया कि हाइब्रिड टोपोलॉजी में कितनी टोपोलॉजी का संयोजन होता है। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी जो होती है जब हम दो या दो से अधिक टोपोलॉजी को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो उससे हाइब्रिड टोपोलॉजी या संकर टोपोलॉजी कहा जाता है। तो ये वीडियो मेरा कंप्लीट हुआ दोस्तों। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक वीडियोस में लाता रहूंगा। मैं आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। आप लोग कमेंट करो, मैं आपके लिए थ्योरी के वीडियो भी डालूंगा। तो दोस्तों आपको मेरा ये पार्ट 1 कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।